वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस अब। आज की क्लास में हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, तो क्लास में एंड तक जरूर जुड़े रहें। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर कंटिन्यूस क्लासेस चल रही थी बट लास्ट 2 डेज क्लासेस नहीं हो पाई। हो सकता है क्लास में मेरी वॉइस है थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि थ्रोट इन्फेक्शन है अभी। तो यहाँ पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जितने भी एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे तो जिनका 20 जून को कंफर्म है एसजीपीजीआई का पेपर है एंड जीएमसी रतलाम में भी आई थिंक पेपर है और अलग अलग जगह पेपर अभी है इसी मंथ में। और जिनका भी एनएचएम का पेपर होने वाला है चाहे वो एमपी के लिए हो या फिर सीएचओ के लिए अदर स्टेट में, तो सभी के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एग्जाम में आने वाली है। तो यहाँ पर क्लास में एंड तक जरूर बने रहें। तो यहाँ पर जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था जीटीपीएल स्कोरिंग जो हमने पढ़ी है, तो यहाँ पर आपको ओनली ग्रेविडा और पेराइटी स्कोरिंग के लिए कहा था। तो क्वेश्चन था गीता कम्स टू एएनसी क्लिनिक फॉर हर सेकेंड एंटीनेटल विजिट, हर हिस्ट्री इज सजेस्टिव ऑफ 2 प्रीसियस अबॉर्शन, 1 टर्म डिलीवरी एंड सो फाइंड आउट द ग्रेविड एंड पेराइटी। तो यहाँ पर सेकेंड एंटीनेटल विजिट में यदि कोई लेडी आई है तो वो अपना प्रीवियस हिस्ट्री में उसने क्या बताया कि पहले उसके 2 अबॉर्शन हो चुके हैं और 1 टर्म डिलीवरी हुई है और अभी एट टाइम वो प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स क्या हो गया 4 टाइम ग्रेविड हो गया। क्या हो गया 4 टाइम ग्रेविड हो गया। पेराइटी तक है जो पेराइटी का मतलब वायबल स्टेज तक जो प्रेगनेंसी गई जो टर्म डिलीवरी उसने बताई है कितना आएगा यहाँ पर 1। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा G4P1। अब यहाँ पर जीटीपीएल स्कोरिंग है क्या, तो यहाँ पर जीटीपीएल स्कोरिंग का मतलब है ग्रेविडा दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितने बार प्रेग्नेंट हुई है। पेरा का मतलब है नंबर ऑफ बर्थ आफ्टर 20 वीक, 20 वीक के बाद कितनी डिलीवरी है जो हुई है उसकी। 5 डिजिट सिस्टम जनरली जीटीपीएल स्कोरिंग में यूज़ किया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी जी डिनोट्स करेगा। टी मीन्स फुल टर्म प्रेगनेंसी आफ्टर 37 to 40 वीक्स के बीच में जो हुई है। पी का मतलब है यहाँ पर प्री टर्म डिलीवरी जो कि 30 to 36 वीक में हुई है। ए का मतलब है यहाँ पर अबॉर्शन, कितने मिसकैरेज हुए बिफोर 20 वीक के। एल का मतलब है लिविंग चिल्ड्रन। तो यदि जीटीपीएल स्कोरिंग आता है तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा। वहाँ पर आपको ग्रेविडा, टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन और लिविंग चिल्ड्रन सभी चीज़ें बताई जाएंगी, देन आफ्टर आपको आंसर देना होगा। और यहाँ पर जो पेराइटी का मतलब होता है जो जैसा भी मैंने यहाँ पर बताया, तो यहाँ पर जो पेराइटी और ग्रेविड स्टेट पूछी है तो यहाँ पर ग्रेविडा का तो मतलब हो गया कितने बार प्रेग्नेंट हुई है। ये डिपेंड नहीं करता कि वायबल स्टेज तक गई है प्रेगनेंसी या नहीं, बट ओनली ग्रेविड का मतलब होगा कि कितने टाइम प्रेग्नेंट हुई है। पेराइटी का मतलब होगा द नंबर ऑफ टाइम्स दैट शी हैज़ गिवन बर्थ टू अ फीटस विथ अ जेस्टेशनल एज ऑफ 20 वीक और मोर, वही कि उसने लिविंग बच्चे को जन्म दिया है 20 वीक के बाद उसकी डिलीवरी हुई है, तो क्या है पेराइटी। अबॉर्शन का मतलब होगा द टोटल नंबर ऑफ इंड्यूस्ड अबॉर्शन और मिसकैरेज, चाहे वो धोखे से हुए हो, इंड्यूस्ड किए गए हो या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के थ्रू किए गए हों, वो सभी क्या कहलाएंगे अबॉर्शन और बिफोर 20 वीक्स के यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। अब आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अ 30-year-old मैन इज ब्रॉट टू इमरजेंसी विथ हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन इंडिकेट्स द स्कल फ्रैक्चर। तो यहाँ पर 30 साल का पेशेंट इमरजेंसी में लाया गया है। यहाँ पर उसके लिए क्या कहा गया है कि स्कल फ्रैक्चर का साइन आपको इंडिकेट करना है कि कौन सा साइन है जो बताएगा कि उसको स्कल फ्रैक्चर हुआ है। ऑप्शन में है फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम ईयर और नोज, पेरी ऑर्बिटल इकोमायोसिस, ब्लड फ्रॉम नोज, ब्लड फ्रॉम फोरहेड, बैटल साइन, कर्निंग साइन, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर आपको बताना है कि स्कल फ्रैक्चर का साइन यहाँ पर कौन सा होगा। तो स्कल फ्रैक्चर में जनरली सभी को पता है कि क्या होगा, जो फ्लूइड ड्रेन होगा आँखों से या फिर नाक से, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ 2 ऑप्शन है, यहाँ पर ब्लड भी कहा है और ब्लड फ्रॉम द फोरहेड। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन बी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे बट ऐसा नहीं है। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा फ्लूइड ड्रेनेज फ्रॉम ईयर और नोज। यहाँ पर सेकंड में कहा है कि ब्लड है जो ड्रेन होगा या फिर फोरहेड से ब्लड आएगा। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है यदि नाक से ब्लड आ रहा है फिर फोरहेड से आ रहा है तो ये कन्फर्म नहीं करेगा कि स्कल फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन स्कल फ्रैक्चर में यदि ईयर, नोज और पेरी ऑर्बिटल लिकोमायोसिस है यहाँ पर,
दैट मीन्स ये क्या है, कन्फर्मेटरी साइन रहेंगे स्कल फ्रैक्चर के। तो फ्लूइड क्या हो सकता है, CSF भी हो सकता है, और यहाँ पर साथ में यदि ब्लड होता तो भी, लेकिन यहाँ पर फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लूइड ड्रेन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये स्कल फ्रैक्चर हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कन्फर्मेटरी साइन है जो मान सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द पर्पस ऑफ कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ TB इज टू रिड्यूस। तो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन दी जाती हैं उनमें कोई सिंगल मेडिसिन नहीं दी जाती, वहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया जाता है मेडिसिन का। तो उस कॉम्बिनेशन का पर्पस क्या है, यहाँ पर पूछा गया है कि जो कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है TB मेडिसिन का, तो उसका मेन पर्पस क्या है। ऑप्शन में द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग, डोजेज ऑफ ड्रग्स या फिर ड्रग रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे कि जो कॉम्बिनेशन दी जाती है, मतलब सिंगल मेडिसिन नहीं दी जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कॉम्बिनेशन में मेडिसिन दी जाती है ड्रग रेसिस्टेंसी के कारण, क्या होगा, ड्रग रेसिस्टेंसी के कारण मेडिसिन है जो ग्रुप में दी जाती हैं, कंबाइंड करके दी जाती हैं। तो यहाँ पर यदि आइसोनियाजेड दिया जा रहा है तो उसके साथ में 3 और कंबाइंड कर दी जाएंगी, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड और इथाम्ब्यूटोल। तो 5 प्राइमरी ड्रग है वो साथ में दी जाती हैं यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी, और ड्रग रेसिस्टेंस के कारण इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज ड्राई माउथ ड्यूरिंग एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेज ऑफ। तो जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं तो उसके कारण क्या हुआ, ड्राई माउथ होता है। तो जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है क्या ब्लॉक करती हैं बॉडी में, जिसके कारण ड्राई माउथ होगा। ऑप्शन है सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स, गाबा रिसेप्टर्स, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स या फिर मस्क्राइन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट एजेंट दिए जाते हैं वो क्या करते हैं, ड्राई माउथ का काम करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन इस तरीके से करती हैं, लेकिन यदि यहाँ पर क्वेश्चन में एंटी डिप्रेसेंट की बात हो रही है तो ये क्या करेंगी, मस्क्राइन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को क्या कर देती हैं, ब्लॉक कर देती हैं। और ये क्या करेगा, जो मस्क्राइन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है सेलाइवरी ग्लैंड के लिए, जो सेलाइवा निकलती है जिसके कारण हमारे मुंह में ड्राइनेस नहीं रहती है, सेलाइवा के कारण हमारा मुंह है जो सूखा सूखा नहीं रहेगा। लेकिन जब यही सेलाइवरी ग्लैंड्स के यहाँ पर कोई ब्लॉकेज कर दिया जाएगा तो मस्क्राइन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर किसको ब्लॉक करेगा, जो एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी है किसको ब्लॉक करती है, मस्क्राइन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को। और जो मस्क्राइन एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर है ये इंटरफेयर करेगा, बीच में डिस्टर्ब करेगा सेलाइवरी ग्लैंड्स के यहाँ। जब किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस होगा, ब्लॉकेज होगा, तो क्या होगा, सलाइवा नहीं आएगी और जिसके कारण हमारा मुंह क्या रहेगा, ड्राई होगा। तो एक साइड इफेक्ट भी एंटी डिप्रेसेंट का, ड्राई माउथ। नेक्स्ट वन इज विच सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑन फ्लोर इन OT। यदि ऑपरेशन थिएटर में ब्लड गिर जाता है तो कौन सा सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे उसको क्लीन करने के लिए, ग्लूट्रेल्डिहाइड, फिनॉल, फ्यूमिगेशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो यहाँ पर OT में फ्लूइड गिर जाता ब्लड गिर जाता है तो हम जो सॉल्यूशन यूज़ करेंगे वो होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या होगा, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अब यदि HIV एड्स के पेशेंट के लिए पूछें, ब्लड स्प्लेज के लिए पूछें, या फिर हमें पता नहीं है कि कौन सा जो कंटेजियस कंटामिनेटेड ब्लड गिरा है यहाँ पर, तो उसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड ही यूज़ करेंगे। लेकिन यदि आपको बात आती है ग्लूट्रेल्डिहाइड, तो ग्लूट्रेल्डिहाइड 2% सिडेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होगा और इसका यूज़ जितने भी जो भी स्कोप होंगे, चाहे वो यहाँ 2% सिडेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, और जितने भी एंडोस्कोप होंगे, लेप्रोस्कोप होंगे, गैस्ट्रोस्कोप होंगे, कॉल्पोस्कोप होंगे, उन सभी को क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है 2% ग्लूट्रेल्डिहाइड। फिनॉल का काम होता है जनरली फ्लोर क्लीनिंग के लिए, किसके लिए, फ्लोर क्लीनिंग के लिए। फ्यूमिगेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, OT में धुआं जो वेपर के फॉर्म में OT को फ्यूमिगेट किया जाता है उसके लिए। तो यहाँ पर आपको ये चारों याद रखने हैं। यदि आपको एग्ज़ाम में पता नहीं है कि डायरेक्ट इस तरीके से पूछें ब्लड ऑन फ्लोर है, या फिर कोविड-19 का पेशेंट दे दें आपको, या फिर TB के लिए कह दें, तब हमें क्या करना है, ग्लूट्रेल्डिहाइड सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो कॉर्ड क्लैंप है जो यदि डिले की जा रही है तो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या रहेंगे। ऑप्शन में है बेबी बोर्न टू एनीमिक मदर, प्रीटर्म बेबी,
बेबी विथ बर्थ वेट मोर देन 3 kg या फिर RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो कॉर्ड क्लैंपिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन यहाँ पर पूछा है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग, दैट मीन्स किस केस में हमें कॉर्ड क्लैंपिंग को डिले नहीं करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल हो हमें कॉर्ड को क्लैंप करना होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है। तो बेबी बॉर्न टू एनेमिक मदर, ऐसे केस में हमें कॉर्ड को डिले ही क्लैंप करना है, क्योंकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो ब्लड है वो बेबी को ट्रांसफ़र हो जाए। प्रीटर्म बेबी में भी हमें कॉर्ड को डिले ही क्लैंप करना है, और यदि बच्चे का बर्थ वेट 3 kg है तब भी। लेकिन यदि कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात की जा रही है कि डिले कॉर्ड क्लैंप हमें नहीं करना है ऐसे केस में, तो क्या है RH इनकम्पेटिबिलिटी। RH इनकम्पेटिबिलिटी में जो मदर की एंटीबॉडी है वो बेबी में ट्रांसफ़र ना हो पाए, इसीलिए हमें डिले कॉर्ड अर्ली एज पॉसिबल है जो कॉर्ड क्लैंप करना होगा। तो इसीलिए जो RH इनकम्पेटिबिलिटी हो गई या फिर HIV के केस हो गए, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है, डिले कॉर्ड क्लैंप नहीं करना है। क्यों? जो मदर के चाहे एंटीबॉडी हो या फिर जो इन्फेक्शन हो, हम बेबी में जाने से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, D, RH इनकम्पेटिबिलिटी। 2 केस होते हैं, एक तो होता है अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग जैसे कि RH इनकम्पेटिबिलिटी हो गया, दूसरा होता है डिले कॉर्ड क्लैंपिंग। तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग का मतलब है कि जो ड्यूरेशन है उससे थोड़ा सा लेट, जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तभी हमें कॉर्ड क्लैंप करना है। तो ऐसे में जो अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड है वो भी बेबी को चला जाएगा, एंड बेबी में एनीमिया के चांसेस भी कम हो जाएंगे। प्रीटर्म बेबी है तब भी सही रहेगा डिले कॉर्ड क्लैंप करना, बच्चे का वेट नॉर्मल है तब भी ठीक रहेगा। लेकिन RH इनकम्पेटिबिलिटी या फिर कुछ क्रोमोसोमल एरर्स हों या फिर कुछ ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज हो, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना होगा। नेक्स्ट वन इज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यू बॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को हम बच्चों में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या दे के प्रिवेंट कर सकते हैं? विटामिन K टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन टू द मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, फॉलिक एसिड टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, या फिर आयरन एंड फॉलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। तो ये सबको पता है कि NTD बच्चों में हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मदर को कंसीव करने के टाइम से ही क्या करना है, कंसीव करने के टाइम से ही फॉलिक एसिड दे के हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट कैसे होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल यदि मदर सीरम में बढ़ा हुआ मिलता है तो हम क्या डायग्नोस किया जाता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो यहाँ पर फॉलिक एसिड मदर को फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑप्शन में यदि कंसीव करने के टाइम से होता तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्पर सेल्स बिलोंग्स टू। तो हेल्पर सेल्स कौन सी हैं इसमें से? मैक्रोफेज, बी सेल्स, मैक्रोसाइटिक या फिर टी सेल्स। तो यहाँ पर जो हेल्पर सेल्स हैं वो कौन सी हैं? तो यहाँ पर हेल्पर सेल्स हैं टी सेल्स। कौन सी हैं? टी सेल्स के लिए क्या कहा जाता है, हेल्पर सेल्स है जो कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन टू मेंटेन नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर कौन सी ग्लैंड है जो कि नॉर्मल बॉडी का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको बनाए रखने का काम करती है, मेंटेन करने का काम है जो करती है? ऑप्शन में है यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस या फिर पैंक्रियाज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सही आंसर है जो क्या होगा। तो जो ग्लैंड है मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने का काम करती है वो होती है थायराइड ग्लैंड। कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। जो इसके हार्मोन होते हैं T3, T4, TSH, क्या करती है, मेटाबॉलिक रेट को प्रॉपर करने का काम करती है। यदि बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में तो इनमें मेटाबॉलिक रेट कैसी होती है, स्लो होती है एज कम्पेयर टू हाइपर के। और जो हशीमोटो डिसीज़ है, एक बेसिक डिफरेंस है, मैं यहाँ पर आपको एक इमेज रख के क्लियर। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करेगी। अब ये अफेक्ट किस टाइप से करेगी, यदि ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म, कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन जो TSH का लेवल होता है क्या होगा, ज़्यादा होता है, जनरली हाइपोथायरॉयडिज्म को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर ये देखिए दो है जो इमेज दी हुई है, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है क्यों होगा और हाइपरथायरॉयडिज्म क्लियर है। तो यहाँ पर ये देखिए आप हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में दोनों चीज़ें बताई गई हैं। हाइपर में क्या होगा, हार्मोन का लेवल ज़्यादा होगा, हाइपो में क्या होगा, कम। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH का लेवल ज़्यादा होता है, ये चीज़ भी आपको दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है। तो यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होगा, वेट लॉस होगा एंड
भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आप कितना भी खाएंगे लेकिन आपकी बॉडी में पता नहीं रहेगा कि कहाँ गया फूड, और तब भी आपका वेट लॉस होगा। हीट टॉलरेंस होगी, बट जो हाइपो वाले हैं इनमें कोल्ड इंटॉलरेंस रहेगी, ये कोल्ड को सहन करने की क्षमता नहीं रख पाते हैं। और जो हाइपर वाले होते हैं इनमें टैकीकार्डिया होगा, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, बट हाइपो वालों में ब्रेडिकार्डिया होगा। डायरिया देखने को मिलेगा, हाइपो में क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन। यदि आपको एग्जाम में अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हमने हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ रहे हैं जब, तो हशीमोटो डिसीज, ग्रेव्स डिसीज, ये किसके कॉम्प्लिकेशन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म का आगे का कॉम्प्लिकेशन है कि हाइपर और हाइपो, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। और यदि एग्जाम में आपको ग्रेव्स और हशीमोटो डिसीज आती है, तो हशीमोटो डिसीज किसका कॉम्प्लिकेशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म का। ग्रेव्स किसके कारण होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये दोनों में एक डिफरेंस है कि आपकी ऑन एंटीबॉडी है जो इम्यून की आप ही की सेल्स पर अटैक करेंगी इन दोनों डिसीज में। तो हशीमोटो कब होगा, जब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, और ग्रेव्स होगा जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट मेथड फॉर असेसिंग रेस्पिरेशन इन अ नॉन रिस्पॉन्सिव पर्सन इज। यदि पर्सन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा उसको चेक करने का। पुट द हैंड ऑन द चेस्ट, हियर हार्ट बीट, लुक, लिसन एंड फील, पुट हैंड इन फ्रंट ऑफ नोज। तो यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिव में पर्सन कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, देखेंगे, उसकी हार्ट बीट सुनने की कोशिश करेंगे और फील करने की जो पल्स रेट है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, सी, लुक, लिसन एंड फील। नेक्स्ट वन इज इफ अ पर्सन हैज एन ऑब्जेक्ट इम्प्लांटेड इन हिज हैंड, द फर्स्ट एडर मस्ट बी। तो यदि किसी पर्सन के हाथ में क्या हुआ है, कुछ इम्प्लांटेशन हुआ है, तो यहाँ पर आप एज अ फर्स्ट एडर आप क्या करेंगे, ब्रेक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वेयर इट इज़ विजिबल, ओनली ब्रेक द ऑब्जेक्ट इफ इट हाइंडर द ट्रांसपोर्टेशन, ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट बाय पुलिंग इट, या फिर इमोबिलाइज द ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्टेराइल पैड्स। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि यदि किसी पर्सन को आपने देखा कि उसके हाथ में कुछ रॉड चली गई या फिर पैर में कुछ ऐसा कुछ भी ऐसे लग गया, तो यहाँ पर ऐसे केस में आपको क्या करना है, स्टेराइल पैड से उस ऑब्जेक्ट को इमोबिलाइज करना है, ना कि वहीं पर आप खींच के निकालना स्टार्ट कर दें। आपने रोड पे देखा होगा कि कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कुछ भी शार्प ऑब्जेक्ट है जो फंस जाए, या फिर कुछ रॉड लग जाए, या फिर कुछ चाकू किसी में आपने फंसी हुई देखेगी, तो ऐसे केस में आपको मूवीज़ जैसे नहीं करना कि निकालने की कोशिश करें। आपको ऐसे केस में इमोबिलाइज करना है उस ऑब्जेक्ट को, किससे, स्टेराइल पैड से इमोबिलाइज करना है, स्टेराइल पैड से। नेक्स्ट है यहाँ पर द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चोकिंग। तो यदि कोई चोक हो गया है तो फर्स्ट एड के तौर पर आप क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट एड टॉपिक है वो यहाँ पे कवर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए। तो यहाँ पर है कि ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर, हाथ से कोशिश करेंगे निकालने की। कॉल फॉर एम्बुलेंस, गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, या फिर गिव समथिंग टू ड्रिंक। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, चोकिंग के लिए 5 शार्प बैक ब्लो देना है, कहाँ पर, शोल्डर ब्लेड के यहाँ पर, इस तरीके से पकड़ के, जिसको हम क्या कहेंगे, हेमलिच मैन्यूवर या फिर एब्डोमिनल थ्रस्ट। तो यहाँ पर बच्चों में बात करें तो इस तरीके से देना है, घुटने पर है जो उल्टा लिटा के पीठ में पीछे देना है, एंड देन चेस्ट को प्रेस करके देखना है। लेकिन यदि बैक ब्लो और चेस्ट थ्रस्ट है किसके लिए, बच्चों के लिए। यदि बड़ों में बात करें हम तो 5 बैक ब्लो देना है और 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देना है। यहाँ पर डायफ्राम के ऊपर साइड आपको दोनों हाथ से अपने फिस्ट दोनों हाथ टाइट करके, जो इमेज में आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो यदि चोकिंग के लिए पूछें तो हेमलिच मैन्यूवर यदि डायरेक्ट है तो उसको मार्क करना, यदि गिव 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड आता है तो आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th क्रेनियल नर्व। तो क्रेनियल नर्व से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या तो इसके फंक्शन पूछ सकते हैं, नंबरिंग पूछ सकते हैं कि कौन से नंबर की है, या फिर सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको क्लियर रखना है अपने ऑप्शन में, ट्रॉक्लियर, एब्ड्यूसेंस, फेसियल या फिर ट्राइजेमिनल। तो यहाँ पर 4th क्रेनियल नर्व की बात हो रही है, तो क्या है, ट्रॉक्लियर। यहाँ पर टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं। फर्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी, सेकेंड इज ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्ड्यूसेंस, फेसियल, वेस्टिबो कोक्लियर 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है जो कि सुनने में हेल्पफुल रहती है।
और जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है स्ट्रेप्टोमाइसिन उसके कारण नहीं डैमेज होती है। ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लोसल, तो टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व रहती हैं। और जो चौथे नंबर की क्रेनियल नर्व है वो क्या है, ट्रोक्लियर। नेक्स्ट वन इज a muscular pouch like sac that lies slightly to the left of abdomen to store food temporarily is known as। तो यहाँ पर मस्कुलर पाउच शेप है जो एक सैक रहेगा जो कि लेफ्ट एब्डोमेन में रहेगा, फूड को टेम्पररी स्टोर करने का काम करेगा, वो क्या कहलाएगा, गॉल ब्लैडर, लंग्स, स्टमक या फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर जो मस्कुलर पाउच है क्या कहलाएगा, जो फूड को टेम्पररी स्टोर करता है, तो वो स्टमक। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब क्या है, मॉर्निंग सिकनेस, लिथार्जी, फूड क्रेविंग्स या फिर एक्सेसिव वॉमिटिंग। तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है एक्सेसिव वॉमिटिंग, जो कि प्रेगनेंसी में होगी एससीजी लेवल के बढ़ने के कारण। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। तो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट स्टेज में यूट्रस रही है अब उसका नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में वापस रिवर्ट होना है, तो क्या कहलाएगा, इन्वोल्यूशन। और यदि नहीं हो पाती तब इसको क्या कहेंगे, सब इन्वोल्यूशन। तो इन्वोल्यूशन का जो नॉर्मल ड्यूरेशन है वो कितना होगा, 1 मंथ, 2 वीक्स, 6 वीक्स या फिर 2 मंथ। तो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 वीक, जो कि परपीरियम पीरियड होता है। इसी में जो रिप्रोडक्टरी ऑर्गन होते हैं वो प्रेग्नेंट स्टेज से नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रिवर्ट होते हैं, और उसी के साथ में जो यूट्रस है यहाँ पर क्या होगा, इन्वोल्यूशन होगा, कब, 6 वीक में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द डोज ऑफ विटामिन ए फॉर एन इन्फेंट एट 9 मंथ ऑफ एज। तो यदि बच्चे की एज 9 मंथ से ज़्यादा है कितना विटामिन ए का डोज देंगे, 4 लाख आयु, 1 लाख, 3 लाख या फिर 2 लाख। तो यहाँ पर पूरा पूछा जाता है। यदि लेस देन 9 मंथ पूछते तो 50,000, यदि मोर देन 9 मंथ पूछा तो 1 लाख, और यदि यहाँ पर और ज़्यादा एज पूछते हैं तो कितना, 2 लाख। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ट्रू रिगार्डिंग एच पायलोरी इन्फेक्शन। हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन को लेके सही पॉइंट क्या है, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग माइक्रोब, इम्यूनोग्लोबुलिन है, रोटावायरस या फिर बैक्टीरिया है। तो हेलिकोबैक्टर पायलोरी क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर के लिए मोस्टली रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। नेक्स्ट वन इज द सिग्निफिकेंट साइन ऑफ पायलोरिक स्टेनोसिस। तो पायलोरिक स्टेनोसिस का जो सिग्निफिकेंट साइन है इनमें से कौन सा है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ब्लड इन वॉमिटिंग, फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग या फिर वाइल इन द वॉमिटिंग। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है, नॉन विलियस वॉमिटिंग है, किसके साइन है, पायलोरिक स्टेनोसिस के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ पेन असेसमेंट। इस तरीके के जो 1 लाइनर क्वेश्चन है इनमें आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है कि पायलोरिक स्टेनोसिस में नॉन विलियस वॉमिटिंग होगी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। तो इसके 2 कॉमन क्लासिकल साइन है, इनको याद रखना है आपको यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है कि पेन असेसमेंट के लिए मेन कंपोनेंट कौन सा है, इफेक्ट, कॉज, कॉजिंग फैक्टर या फिर इंटेंसिटी। तो पेन असेसमेंट के लिए अलग अलग स्केल्स यूज़ की जाती हैं। तो जो मोस्ट कॉमन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है पेन असेसमेंट का वो का इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब है कितना ज़्यादा शार्प सीवियर पेन हो रहा है, वो क्या है यहाँ पर मोस्ट कॉमन कंपोनेंट माना जाएगा। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज। तो यदि आप ओरल टेम्परेचर लेते हैं और एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं उसके बीच में जो माइनर डिफरेंस है वो क्या होगा, 1.6 डिग्री सेल्सियस, 0.6 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस होगा ओरल और एक्सिलरी टेम्परेचर के बीच में होगा 0.6 डिग्री सेल्सियस। और जो एक एक्यूरेट टेम्परेचर बताएगा वो कहाँ से चेक होगा, रेक्टम से। लेकिन रेक्टम से भी टेम्परेचर करने के कुछ इंडिकेशन होते हैं और कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं कि सभी पेशेंट में हम रेक्टम से टेम्परेचर नहीं चेक कर सकते। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर प्रोविजनल डेटा 2011 सेंसस। लास्ट टाइम 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है, 121 करोड़, 180 करोड़, 150 करोड़ या फिर 160 करोड़। तो इंडिया की प्रोविजनल डेटा के अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के हिसाब से जो पॉपुलेशन है कितनी, 121 करोड़। नेक्स्ट है यहाँ पर थर्मो रेगुलेशन सेंटर इज लोकेटेड एट। तो थर्मो रेगुलेशन सेंटर का मतलब है बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करना है, जो किसका काम है,
हाइपोथैलेमस का, मेडुला का, पोन्स का कि पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या तो ये पूछेंगे हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है, तो थर्मो रेगुलेशन। यदि थर्मो रेगुलेशन और बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट इज द मेजर पोर्शन ऑफ कैल्शियम इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा है जो कैल्शियम पाया जाता है, मसल, ब्लड, हार्ट या पोर्शन है कैल्शियम का ह्यूमन बॉडी में कहाँ पर होता है, बोन्स में। कहाँ पर, बोन्स में। नेक्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम अमंग न्यूबॉर्न इज ड्यू टू। न्यूबॉर्न बेबीज में जो डाउन सिंड्रोम होता है जनरली किसके कारण होगा, क्रोमोसोमल एरर के कारण, एबीओ इनकम्पेटेबिलिटी, या फिर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, 21 नंबर का जो क्रोमोसोम होगा वो क्या होगा, डिफेक्टेड होगा। तो जिसके लिए हम क्या कहते हैं, ट्रायोसोमी 21। और क्यों होगा, क्रोमोसोमल एरर के कारण। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट्स एब्डोमेन, विच एग्जामिनेशन टेक्निक शुड द नर्स यूज फर्स्ट। यदि आप एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो सबसे पहले है जो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, ऑप्शन में पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन या फिर परकशन। जो फर्स्ट स्टेप होता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के लिए वो क्या होगा, इंस्पेक्शन। क्या होता है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। ये 4 स्टेप आपको याद रखना है, सीक्वेंस एग्जाम में आ सकता है। इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन जो कि एग्जाम में आपके लिए आते हैं, तो इसीलिए आपको ये चारों हैं जो याद रखना है। इंटरनल ऑर्गन को चेक करने के लिए या फिर एब्डोमिनल असेसमेंट के लिए कहते हैं आपको, तो चारों स्टेप याद रखना है कि इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन। और ये चारों हैं जो एज ऑन, यदि आप एब्डोमिनल असेसमेंट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप इंस्पेक्शन होगा, और यदि अदर ऑर्गन का असेसमेंट करते हैं तो ये थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज भी हो जाता है। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डॉग बाइटिस। तो यदि डॉग बाइट का पेशेंट है तो फर्स्ट एड के तौर पर क्या ट्रीटमेंट आप उसको देंगे, वॉश विथ सोप एंड वाटर फॉर 15 मिनट्स, सूचर द बिग वुंड, कवर विथ ड्रेसिंग या फिर अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, यदि आपको कहा गया है डॉग बाइट का पेशेंट है तो जहाँ पर भी डॉग ने बाइट किया है उस एरिया को सॉप वाटर से, कंटिन्यूस रनिंग वाटर से 15 मिनट तक क्या करना है, वॉश करना है। यदि किसी पर्सन की आंखों में केमिकल जाता है तब भी आपको क्या करना है, रनिंग वाटर में आंखों को क्लीन करना है। बट यदि फर्स्ट एड पे डॉग बाइट का पूछें तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होगा, जहाँ पर भी काटा है वहाँ पर क्या करना है, पानी से क्लीन करना है। नेक्स्ट वन इज विच सेफ्टी मेजर विल यू टेक फॉर ड्राउजी पेशेंट। यदि पेशेंट ड्राउजी है, उस आधी नींद में है, ड्राउजी है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट एड के तौर पर क्या करेंगे, कीप अननेसेसरी फर्नीचर अवे, कीप द साइड रेल्स अप, कीप एक्स्ट्रा लिनन एट बेड साइड या फिर कीप द लाइट्स ऑन। यदि ड्राउजी है पेशेंट, बेड पर है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, साइड रेल्स को अप कर देना है। क्या करना है, साइड रेल्स को अप करना है। नेक्स्ट वन इज चेंज दिस अकर्स इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ड्यू टू इमोबिलिटी इज। यदि आप लॉन्ग टाइम तक इमोबिलाइज हैं, फ्रैक्चर हुआ है, तो एक जगह से उस बॉडी के जो पार्ट को हिला डुला नहीं सकते, तो यहाँ पर है कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ड्यू टू इमोबिलिटी के कारण क्या चेंजेस होंगे, मसल इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड मास, चेंज इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, अल्ट्रेशन इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट या फिर नन ऑफ द अबव। यदि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में इमोबिलिटी है, मतलब आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है, कुछ इंजरी हुई है, तो उस पार्ट को आप ज़्यादा हिला डुला नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, मसल इंड्योरेंस होगा, मतलब मसल से वहाँ की उनमें सहन करने की क्षमता थोड़ी कम रहेगी एज कम्पेयर टू, एंड स्ट्रेंथ एंड मास। तो यहाँ पर क्या होगा, इमोबिलिटी के कारण एक साइड इफेक्ट भी हम कह सकते हैं, या फिर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में चेंजेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच इज़ नॉट अ नॉन वर्बल मैसेज इन अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल मैसेज कौन सा नहीं है मोड ऑफ कम्युनिकेशन में, टोन एंड पिच ऑफ वॉइस, गेस्चर, टच या फिर फेशियल एक्सप्रेशन। तो वर्बल का मतलब होगा कि बोल के आप जो चीज़ें बता रहे हैं, नॉन वर्बल का मतलब आप इशारों में जो चीज़ें कह रहे हैं। तो गेस्चर, टच और फेशियल एक्सप्रेशन ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या है, एग्जाम्पल है। लेकिन टोन एंड पिच ऑफ वॉइस ये आपके बोलने की वर्बल कम्युनिकेशन के साइन है। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है आपको,
हाउ लॉन्ग विल यू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू वेट बिफोर चेकिंग द ओरल टेम्परेचर इफ द क्लाइंट हैड जस्ट कंज्यूम्ड हॉट और कोल्ड स्मोक्ड। तो आप जो यदि स्टूडेंट नर्स को अपने समझा रहे हैं कि जिस पर्सन ने यदि हॉट या फिर कोल्ड स्मोक लिया है, फिर कुछ भी खाया पिया है गर्म या फिर ठंडा, तो कितने मिनट तक आपको वेट करना है ओरल टेम्परेचर चेक करने के लिए? 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट या फिर 30 मिनट तक। तो ओरल टेम्परेचर को चेक करने के लिए आपको यदि किसी पर्सन ने कुछ भी ठंडा या फिर गर्म खाया पिया है तो एटलीस्ट 20 मिनट तक क्या करना है, वेट करना है। अदरवाइज यदि आप ऐसे में चेक करते हैं तो जो रीडिंग है वो क्या रहेगी, गलत भी आ सकती है। नेक्स्ट इज इफ द फर्स्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज टू कंडक्ट एज एन इंटरव्यू, व्हाट इज द सेकेंड मेथड? यदि आप डेटा कलेक्शन में पहली मेथड इंटरव्यू को मानते हैं तो दूसरी मेथड क्या होगी? इवालुएशन, लेबोरेटरी वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ अ फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो फर्स्ट मेथड आपकी इंटरव्यू हो जाती है डेटा कलेक्ट करने में, तो दूसरी मेथड क्या होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशन। तो यहाँ पर कौन सा है जो चीज़ फिजिशियन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा लेकिन आप वो कर सकते हैं? एलिवेटिंग अ एडिवेटस लिम्ब, ऑर्डरिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट, परफॉर्मिंग द वुंड केयर या फिर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर नॉट अ फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड इंटरवेंशन कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक टेस्ट को ऑर्डर करना, ड्रग एडमिनिस्टर करना, ये सभी चीज़ें आपको कौन बताएगा, फिजिशियन बताएगा। या फिर एडिवेटस लिम्ब को ऊपर उठा के रखना है या नहीं, ये भी आपको फिजिशियन ही प्रिस्क्राइब करेगा। लेकिन वुंड केयर एज अ नर्स आप है जो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्लियर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज टर्म्ड एज। यदि किसी चीज़ को क्लियर तरीके से क्या करना, प्रेजेंट करना किसी प्रॉब्लम को, वो क्या कहलाएगा, डायग्नोसिस, एटियोलॉजी, इंटरवेंशन या फिर डेफिनेशन। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, डेफिनेशन। नेक्स्ट वन इज अ कॉमन फ्रेमवर्क दैट हेल्प्स टू गाइड द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ नर्सिंग टास्क ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज। तो यहाँ पर एक फ्रेमवर्क है जो कि प्रायोरिटी बेस पर डिपेंड करेगा। तो जो हमने थ्योरीज पढ़ी है यहाँ पर वही मास्लो हियरार्की, एरिक्सन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ग्लासगो कॉमा स्केल या फिर वर्मिसेली प्रिंसिपल। तो वर्मिसेली की जो प्रमेय पढ़ी थी हमने वो है यहाँ पर। तो प्रायोरिटी बेस्ड यहाँ पर कौन सी प्रोसेस बताती है हमें एज अ नर्स काम करने के लिए, तो वो है मास्लो की हियरार्की थ्योरी। ये किस पर डिपेंड करती है, प्रायोरिटी बेस्ड पर। जो बॉटम से लेकर टॉप तक जो आपकी प्रायोरिटी होती है वो। तो यहाँ पर प्लानिंग प्रोसेस भी आप मास्लो की हियरार्की थ्योरी के हिसाब से कर सकते हैं कि प्रायोरिटी बेस्ड यहाँ पर क्या होगी। नेक्स्ट वन इज हार्मोन दैट इज सीक्रेट्स द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और पैंक्रियाज। पैंक्रियाज के लैंगरहैंस से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? इंसुलिन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर हीमोग्लोबिन। तो जो हार्मोन रिलीज होंगे आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से, तो क्या, इंसुलिन। नेक्स्ट वन इज इट इज टू डिस्क्राइब एज अ कलेक्शन ऑफ पीपल हु शेयर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर लिव्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा ग्रुप है जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ें सेम शेयर करते हैं। वो क्या है, फैमिली, इलनेस, कम्युनिटी या फिर नर्सिंग। तो ये क्या है, कम्युनिटी। नेक्स्ट वन इज 5 टीस्पून इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी मिलीलीटर। तो 5 टीस्पून कितने ml के बराबर होंगे? 30, 25, 12 या फिर 22 ml। तो जो 5 टीस्पून है कितने के इक्विवेलेंट होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी 25 ml के। नेक्स्ट इज हाउ विल यू इंस्ट्रक्ट द स्टूडेंट टू रिकॉर्ड द पल्स रेट दैट इफ फाउंड अबव नॉर्मल। यदि आप स्टूडेंट्स नर्स को समझा रहे हैं तो उनको क्या बताएंगे कि यदि पल्स रेट नॉर्मल से ज़्यादा है तब क्या लिखेंगे आप उसमें? टैकिपनिया, हाइपरपायरेक्सिया, अरिथमिया या फिर टैकीकार्डिया। तो पल्स रेट कितनी है, नॉर्मल से ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया। नेक्स्ट वन इज अनदर नेम ऑफ नी चेस्ट पोजीशन इज। नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम क्या है? जेन्यू डॉर्सल, लिथोटॉमी, जेन्यू पेक्टोरल या फिर सिम्स। तो यहाँ पर नी चेस्ट पोजीशन जिस तरीके से दी जाती है इसका दूसरा नाम क्या है, जेनेटो पेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑरेंज थ्योरी। तो ऑरेंज थ्योरी में क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? सेल्फ केयर, लव एंड बिलोंगिंग्स, फिजिकल नीड्स, मेंटेनेंस ऑफ सफिशिएंट इंटेक ऑफ एयर। तो डोरेथिया ऑरेंज ने थ्योरी दी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर, सेल्फ केयर, थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर या फिर थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर डेफिसिट
नर्सिंग सिस्टम के लिए दी थी किसने? डोरेथिया ओरेम ने। एग्जाम में आता है कि जो सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी या फिर सेल्फ केयर थ्योरी किसने दी थी? डोरेथिया ओरेम ने। नेक्स्ट है यहाँ पर रिजोनेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो रिजोनेंस का मतलब यहाँ पर क्या है? ड्रम लाइक, मॉडरेटली लाउड एंड म्यूजिकल क्वालिटी, शॉर्ट हाई पिच एंड थ्रेडिंग, साउंड क्रिएटेड बाय एयर फिल्ड लंग्स। तो रेजोनेंस का मतलब होगा कि जो लंग्स में एयर फिल्ड अप हो गई उसके कारण जो साउंड आ रहा है वो क्या कहलाएगा? रेजोनेंस। और जनरली जो न्यूमोथोरिक्स के पेशेंट होते हैं उनमें देखने को मिलेगा कि जिसमें लो पिच्ड हॉलो साउंड रहेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जो एयर फिल्ड अप हुई है लंग्स में उसके कारण जो साउंड आ रहा है उसको क्या कहेंगे हम? रेजोनेंस। जो न्यूमोथोरिक्स के मरीज या फिर प्लूरल इफ्यूजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट फोकस द लाइट दैट एंटर्स द आई टू द रेटिना। तो कौन सी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है? लाइट को आईज के थ्रू रेटिना में ट्रांसफर करेगी? लेंस, स्क्लेरा, कॉर्निया या फिर पीपल। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर आपके अपकमिंग एग्जाम के हिसाब से 100% एक्यूरेट हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, आँखों से लाइट आपकी आँखों में जाती है और रेटिना के यहाँ पर जाएगी तो क्या कहलाएगा? कॉर्निया। क्या कहलाएगा? कॉर्निया। और यदि आँखों पे आपको ब्लाइंड स्पॉट, ध्यान से देखिए, यदि आपको लाइट जा रही है आइस के थ्रू रेटिना पर तो क्या है? कॉर्निया। लेकिन यदि जब यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट आता है तो ये क्या है? ऑप्टिक डिस्क। क्या है? ऑप्टिक डिस्क। एग्जाम में आती है कि जो ऑप्टिक डिस्क है क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट ऑफ द आई। नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट प्रिपेयर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन बकल मेडिकेशन, द मेडिकेशन शुड बी प्लेस्ड अंडर। यदि स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर कहा जा रहा है कि आपको बकल मेडिकेशन देना है, एडमिनिस्टर करना है, तो बकल मेडिकेशन का मतलब यहाँ पर क्या है? ऑन द क्लाइंट कंजक्शन, अंडर द क्लाइंट टंग, बिटवीन द क्लाइंट चीक्स एंड गम्स या फिर ऑन द क्लाइंट स्किन। तो यहाँ पर बकल मेडिकेशन का मतलब होगा कि ऐसी मेडिकेशन जो चीक्स और गम के बीच में रखी जाए। देखिए यहाँ पर सबलिंगुअल कहें तो अंडर द क्लाइंट्स टंग, यदि बकल मेडिकेशन कहें तो गम्स और चीक्स के बीच में जो मेडिकेशन दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? बकल रूट या फिर बकल मेडिकेशन। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। द रेशियो ऑफ कार्डियक कंप्रेशन एंड आर्टिफिशियल ब्रीदिंग इज। तो कार्डियक कंप्रेशन और आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के जो रेशियो है वो क्या है? 60/6, 12/3, 30/2 या 15/2। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी उसका आंसर इसमें आपको बताया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।